जरा इस बात पे गौर करें। 51 करोड़ लोग। ओह, 51 करोड़! ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इन 51 करोड़ लोगों के पते, उनके चेहरे और उनके अस्तित्व को एक एक करके जांचना। हाँ, और वो भी बिना किसी ऑनलाइन फॉर्म या मतलब किसी ऑटोमेटेड ईमेल के। सचमुच दरवाजे दरवाजे जाकर हर एक घर की घंटी बजाकर ये कंफर्म करना कि क्या यहाँ रहने वाले लोग वाकई यहीं रहते हैं। सुनने में तो ये किसी असंभव से साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट जैसा लगता है। लेकिन असल में ये कोई कहानी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक यही कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप ड्राइव का जो स्रोत है वो है इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या जिसे SIR सायर कहते हैं, उससे जुड़ा एक बेहद विस्तृत दस्तावेज। हाँ, ये दस्तावेज बहुत सी बारीकियां सामने लाता है और इस पूरी चर्चा का मिशन यही है कि हम समझें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक कैसे बनाया जा रहा है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही एक मजबूत लोकतंत्र की असली नींव होती है। बिल्कुल। और एक बहुत ही हुक करने वाली बात यह है कि बिहार में इसका पहला चरण 0 अपील्स के साथ सफलतापूर्वक पूरा भी हो चुका है। 0 अपील्स मतलब बिना किसी विवाद के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और अब ये प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं के लिए शुरू होने वाली है। एक बहुत ही विशाल अभियान है ये। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर 21 साल बाद इस महाअभियान की जरूरत अचानक क्यों पड़ी? देखिए, इसका जवाब हमें इतिहास और हमारे संविधान दोनों में मिलता है। मैं दस्तावेज में देख रहा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 इस बारे में बात करता है। बिल्कुल, वो स्पष्ट करता है कि मतदाता कौन हो सकता है। मतलब नागरिक होना चाहिए, उम्र 18 साल से ऊपर हो, सामान्य निवासी हो और अयोग्य न ठहराया गया हो। हाँ, नियम तो काफी सीधी हैं। लेकिन अगर हम एक एनालॉजी लें, मतलब ये वैसा ही है जैसे हम अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को सालों तक अपडेट ना करें। अरे हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब कुछ लोग शहर छोड़ जाते हैं, कुछ के नंबर बंद हो जाते हैं। बस फर्क इतना है कि ये 51 करोड़ लोगों की लिस्ट है। बिल्कुल, और ये लिस्ट पिछले 21 सालों से इस पैमाने पर अपडेट नहीं हुई है। 21 साल? हाँ, आखिरी बार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो 2002 से 2004 के बीच हुआ था। बाप रे, 2004 में तो मतलब स्मार्टफोन्स भी ठीक से नहीं थे। सही कहा, और राजनीतिक दलों ने लगातार मतदाता सूची की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। इस दस्तावेज के हिसाब से इसके 4 मुख्य कारण हैं। अच्छा, वो 4 कारण क्या हैं? पहला है लगातार होने वाला पलायन या माइग्रेशन। लोग गांवों से शहरों की तरफ गए हैं। तो पुरानी जगह नाम रह गया होगा। बिल्कुल, और इसी से दूसरी समस्या पैदा होती है, डुप्लीकेट वोटर्स की, एक से अधिक जगह नाम दर्ज होना। और तीसरी समस्या, मृत मतदाताओं के नाम ना कटना। अक्सर परिवार वाले मृत्यु प्रमाण पत्र तो बनवा लेते हैं, पर वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटवाते। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। और चौथी समस्या है विदेशियों का गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल हो जाना। ये तो सुरक्षा के लिहाज से भी काफी गंभीर है। बिल्कुल है, और इसीलिए ये अभियान इतना जरूरी हो गया था। तो जब हम समस्या और उसके आकार को समझते हैं, हाँ, तो एक बड़ा सवाल उठता है। वो क्या? इतनी बड़ी समस्या को जमीनी स्तर पर, मतलब फील्ड में सुलझाएगा कौन? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मैं दस्तावेज के आंकड़े देख रहा था। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यूपी, MP, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान और लक्षद्वीप। पूरा भारत ही कवर हो रहा है लगभग। और 51 करोड़ मतदाता। अब चुनौती यह है कि प्रति मतदान केंद्र लगभग 1000 मतदाता हैं। सही आंकड़ा है। और इन 1000 लोगों के लिए केवल एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO है। क्या एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा काम व्यावहारिक है? देखिए, सुनने में ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो पूरी एक प्रशासनिक श्रृंखला है जिसे चेन ऑफ कमांड कहते हैं। अच्छा, तो BLO अकेले नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। BLO बूथ स्तर पर होते हैं, उनके ऊपर AERO होते हैं जो तहसील स्तर पर काम करते हैं, और उनके ऊपर होते हैं ERO जो आमतौर पर SDM स्तर के अधिकारी होते हैं।
तो मुख्य जिम्मेदारी ईआरओ की होती है। बिल्कुल। ईआरओ ही ड्राफ्ट बनाते हैं और फैसले लेते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी है कि न तो कोई योग्य नागरिक छूटे और न ही कोई अयोग्य व्यक्ति शामिल हो। और अगर किसी को कोई शिकायत हो तो? उसके लिए पहली अपील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास की जा सकती है। अच्छा, और दूसरी अपील? दूसरी अपील राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीओओ के पास होती है। ये एक बेहद कसी हुई और जवाबदेह व्यवस्था है। ये तो मशीनरी की बात हो गई, लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका सीधा असर आम नागरिक पर पड़ेगा। आप घर घर जाकर होने वाले सत्यापन की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे या किसी भी व्यक्ति के दरवाजे पर असल में क्या होने वाला है। मैंने दस्तावेज में एन्यूमरेशन फॉर्म या ईएफ के बारे में पढ़ा। हाँ, एन्यूमरेशन फॉर्म इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फॉर्म कोरा कागज नहीं होगा, ये पहले से आधा भरा हुआ यानी प्री प्रिंटेड होगा। बिल्कुल, इसमें क्यूआर कोड और मतदाता की पुरानी फोटो पहले से छपी होगी। तो नागरिक को करना क्या होगा? बस अपनी नई साफ फोटो लगानी होगी और डिटेल्स कंफर्म करनी होंगी। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, दस्तावेज कहता है कि बीएलओ को एक घर में कम से कम 3 बार जाना होगा। हाँ, ये नियम है। आज के समय में जहां लोग सुबह काम पे जाते हैं और रात को लौटते हैं, क्या ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? मुश्किल तो है, लेकिन चुनाव आयोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। और इसके साथ ही मैचिंग और लिंकिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी चल रही है। ये मैचिंग क्या है? देखिए, नागरिकों का मौजूदा डेटा 2002 से 2004 के पुराने डेटाबेस से मिलाया जाएगा। ओहो, मतलब एक तरह से क्रॉस चेकिंग हो रही है। बिल्कुल। और जो लोग घर पर नहीं मिलते, खासकर शहरी मतदाता, उनके लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। ये तो बहुत बड़ी राहत है शहरी लोगों के लिए। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है, इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स, जिन्हें बीएलए कहते हैं, उनकी भी भागीदारी है। राजनीतिक दलों के एजेंट्स, क्या ये लोग वेरिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ, ये एजेंट्स दिन में 50 फॉर्म तक प्रमाणित कर सकते हैं। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। अच्छा, तो मतलब हर पार्टी की नजर रहेगी। और जो बाकी फॉर्म्स होते हैं उनका क्या? वे भी उपलब्ध रहेंगे। फॉर्म 6 नए नाम के लिए, फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए और फॉर्म 8 सुधार या पता बदलने के लिए इस्तेमाल होगा। तो फॉर्म भरने की बात आते ही जो सबसे बड़ा डर लोगों के मन में होता है वो है डॉक्यूमेंट्स या कागजात का। ये एक बहुत ही आम चिंता है। तो अगर किसी का नाम पिछले एसआईआर डेटाबेस में नहीं मिलता तो उसे कौन से कागजात देने होंगे? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप हो जहां नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपका जन्म कब हुआ है। ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। इस व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही शांत भाव से देखें तो इसे 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहली श्रेणी क्या है? पहली श्रेणी है उन लोगों की जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। अच्छा, उनके लिए क्या नियम है? उनके लिए नियम सबसे सरल है। उन्हें केवल स्वयं का कोई मान्य दस्तावेज देना होगा। बस अपना एक दस्तावेज? हाँ। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। हाँ, इनके लिए क्या जरूरी है? इन्हें स्वयं का या फिर अपने माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। तो मतलब माता पिता का कागज भी चल जाएगा? बिल्कुल, लेकिन जो तीसरी श्रेणी है वो थोड़ी सख्त है। ओ, तीसरी श्रेणी मतलब जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हैं। सही कहा। इन लोगों को स्वयं का, माता का और पिता का, तीनों के दस्तावेज देने होंगे। बाप रे, तीनों के दस्तावेज? हाँ, और यदि माता पिता भारतीय नहीं हैं तो जन्म के समय का वैध पासपोर्ट और वीजा भी दिखाना होगा। ये तो काफी सख्त नियम है। लेकिन ये दस्तावेज आखिर हैं कौन से? दस्तावेज में 13 सांकेतिक दस्तावेजों की सूची दी गई है। जैसे कि? जैसे 1987 से पहले का कोई सरकारी आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या स्कूल सर्टिफिकेट। मैंने दस्तावेज में एनआरसी और फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट के बारे में भी पढ़ा। बिल्कुल, जिन इलाकों में एनआरसी लागू है वहां उसका इस्तेमाल हो सकता है और आदिवासी क्षेत्रों के लिए फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट मान्य है। यहाँ एक चीज जो मुझे बहुत खटकी, आजकल हर जगह आधार कार्ड चलता है, तो क्या सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं है? देखिए, आधार को लेकर चुनाव आयोग के विशेष निर्देश हैं। वो क्या है? आधार कार्ड को सिर्फ 9 सितंबर 2025 को
जारी किए गए विशेष निर्देशों के तहत ही लागू किया जाएगा। यह हर स्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। ये तो बहुत ही अहम जानकारी है, क्योंकि लोग अक्सर आधार को ही सब कुछ मान लेते हैं। बिल्कुल, ये एक आम गलतफहमी है। तो इतनी जटिल प्रक्रिया होने के बावजूद चुनाव आयोग ये कैसे सुनिश्चित कर रहा है कि ये आम जनता के लिए सुविधाजनक हो? इसके लिए समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी पर बहुत जोर दिया गया है। वो कैसे? सबसे बड़ा कदम है पोलिंग स्टेशंस का रैशनलाइजेशन। अब किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। अरे वाह, मतलब वो लंबी लंबी लाइनें अब नहीं लगेंगी? बिल्कुल नहीं। और हाई राइज बिल्डिंग्स और स्लम बस्तियों यानी झुग्गियों में नए बूथ बनेंगे। तो लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। सही कहा। और सबसे अच्छी बात, अब पूरे परिवार का वोट एक ही बूथ पर होगा। ये तो बहुत ही तार्किक और जरूरी बदलाव है। और बुजुर्गों, बीमारों और दिव्यांगों यानी PWD मतदाताओं के लिए स्वयंसेवकों को भी तैनात किया जाएगा, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। ये सब सुनकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। बताइए। क्या इतने कम समय में ये सब मुमकिन है? आखिर इस पूरे महाअभियान का टाइमलाइन क्या है? 100 दिन का टाइट शेड्यूल सुनने में आया है। हाँ, ये शेड्यूल बहुत ही तेज है। 28 अक्टूबर 2025 से फॉर्म्स की प्रिंटिंग शुरू होगी। और फिर घर घर सर्वे कब शुरू होगा? बस कुछ ही दिनों बाद 4 नवंबर से घर घर जाकर सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। और ड्राफ्ट रोल कब आएगा? 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतलब 1 महीने के अंदर? बिल्कुल। उसके बाद लोगों को आपत्तियां दर्ज करने का समय मिलेगा और आखिरकार 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो जाएगा। सिर्फ कुछ ही महीनों में 51 करोड़ लोगों का सत्यापन, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये चुनाव आयोग की जमीनी पकड़ का प्रमाण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटें, इन सब का असल में क्या मतलब है? मतलब बहुत साफ है। ये केवल एक कागजी कार्रवाई या टिक बॉक्स एक्सरसाइज नहीं है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करने की 51 करोड़ लोगों की महायोजना है कि हर असली आवाज गिनी जाए। हाँ, और कोई भी फर्जी आवाज लोकतंत्र के इस शोर में शामिल न हो।